अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान ठोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुश्किलात का शिकार हैं, दुनिया भर के साथ जुड़ी है और कुछ ज़्यादा ही मुश्किलात का शिकार है। स्टॉक मार्केट मंदी का रुझान, स्टॉक मार्केट का कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम्स के साथ साथ शेयर प्राइसेस गिरावट का शिकार हैं। इससे बड़ा मसला पाकिस्तान की सनत के साथ जुड़ा है। सनत की जो पैदावार से मुतालिक लोग हैं, चाहे वो सनतकार हों या फिर वहाँ पर काम करने वाला अमला हो, दोनों ही सख्त परेशानी का शिकार हैं। गैस की बंदिश, बिजली का महंगा होना, ये सब चीज़ें इस वक्त सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में सनत की प्रोडक्शन में। सनती खाम माल, पुरसे और दीगर ज़रूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी, इंडस्ट्री सख्त परेशानी का शिकार है। बड़ा मसला ये कि कराची के सनतकारों का कहना है कि इस वक्त जो कंटेनर्स फंसे हुए हैं उनकी मालियत इतनी नहीं है जितना उस पर डैमेज लग रहा है, और फिर जब वो निकलेंगे तो क्या सूरत हाल होगी, अगर वो नहीं निकल पाते कंटेनर वहाँ तो क्या सूरत हाल होगी। इंपोर्ट पर पाबंदी क्या रंग ला रही है इंडस्ट्री के लिए, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात होती है, लेकिन तिजारती खसारे को कंट्रोल करना और इंडस्ट्री की बेहतरी करना ये कैसे मुमकिन होगा। रियाजुद्दीन साहब सदर हैं साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री कराची, हमारे साथ मौजूद हैं। एहसामुल हक स्पेशली उन्होंने चाइना से हमें ज्वाइन किया, एक्सपर्ट चाइना मीडिया ग्रुप हैं। चाइना की इकॉनमी पर बात करेंगे। दुनिया भर की इकॉनमी परेशानी में है, लेकिन चाइना की इकॉनमी ऐसा क्या कर रही है, क्या पॉलिसीज़ हैं कि वहाँ पर कोविड आया, कोविड के बाद ख़त्म हुआ, दुनिया भर में एक रिसेशन आया, लेकिन चाइना दुनिया की दूसरी मजबूत इकोनॉमी के तौर पर उभर के सामने आ रहा है। एहसन मेहंती साहब डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। पहले ज़रा कोशिश करूंगा मैं रियाज साहब से बात करूं। रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी? रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा चलें। एहसन मेहंती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसन मेहंती साहब, दोबारा से स्टॉक मार्केट सर काफ़ी परेशानी का शिकार दिखाई दे रही है। मंदी का रुझान है, कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम, शेयर प्राइसेस, सब चीज़ें इतनी गिरावट का शिकार हैं। क्या हुआ सर ऐसे 2 दिनों में कि एकदम से कल 500 पॉइंट्स गिर गए, आज फिर मार्केट गिरावट का शिकार है? क्यों एकदम से ऐसा हो रहा है सर? देखिए, अभी तो इस वक्त पॉजिटिव टेरिटरी में मार्केट चल रही है। अगर आप सारी दुनिया की मार्केट देखें तो ये पिछले 1-2 दिन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो पॉलिसी रेट के बढ़ने की वजह से प्रेशर जो है वो देखा गया है। तो आई थिंक कि जो फेडरल रिजर्व है ग्लोबली वो एक रिसेशन को एक्सपेक्ट कर रहा है, और वो जाहिर वहां पे जब फेडरल रिजर्व ने पॉलिसी रेट 50 बेसिस पॉइंट, फिर हमने देखा कि ये जो यूरोपियन जो जितनी सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी तरफ से भी, और जाहिर है यूके के अंदर भी जो है वो पॉलिसी रेट जब बढ़े हैं तो दुनिया भर की मार्केट जो है इक्विटी मार्केट में काफी प्रेशर देखा गया। पाकिस्तान के अंदर स्पेशली देखें तो कल के दिन हमने चमन मॉडल का अटैक भी देखा, फिर साथ में हमने आईएमएफ की रेजिस्टेंस भी देखी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रेशर जो है वो देखा गया। बट आज पाकिस्तान मार्केट जो है वो पॉजिटिव है, और उसकी मेजर वजह यही है कि जो गवर्नमेंट के डायरेक्शन है आईएमएफ के प्रोग्राम को दोबारा उस रिव्यू को सक्सेसफुली जो है वो कैरी करना, और फिर साथ में हमने एक फर्म बिलीव है पेट्रोल प्राइस का भी स्लैश हुआ है। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट मोरलेस जो है वो कोशिश कर रही है कि जो इस वक्त फॉरेक्स क्राइसिस है हमारे, उसको किसी सऊदी हेल्प के साथ जो है वो उसको वेन आउट करें, कोई $10 बिलियन की रिफाइनरी के अप्रूवल आ जाए। आई थिंक कि किसी भी तरीके से अगर हम हमारे फॉरेक्स क्राइसिस को जो मैनेज कर रहे हैं पिछले 2-3 हफ्तों से, हम एटलीस्ट इंटरबैंक के रेट्स इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं है उसके अंदर, तो आई थिंक कि वो एक हम सही मुस्बत डायरेक्शन में, फिर सीपैक का रिवाइवल भी एक वजह है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान मार्केट इस वक्त जो है मुस्बत डायरेक्शन का जो है इवेंचुअली उसने एक रुख लिया हुआ है। बट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। इकोनॉमिक अनसर्टनिटी है कि ये $73 बिलियन जो है अगले 3-4 साल के अंदर हमें वापस करने हैं। एफडीआई की एक्सपेक्टेशन है, बट एफडीआई आ नहीं रही है। तो ये सारे मामला जो हैं, आई बिलीव कि सीपैक जो है एक सिल्वर लाइनिंग है, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट अगर वर्क कर लेती है और सऊदी हेल्प ले लेती है शॉर्ट टर्म के अंदर, तो ये इकोनॉमिक रिवाइवल के अच्छे खासे जो है वो चांसेस नजर आते हैं अगर आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर रहते हुए ये काम हम कर लेते हैं। बेहतर बात की आपने सर कि जो सऊदी अरब से पैसे आ रहे हैं, फिर चाइना से आ रहे हैं, इन चीज़ों में रहते हुए हम अपनी बेहतरी देख सकते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है, रियाजुद्दीन साहब भी साथ हैं, ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं। रियाज साहब, सर बड़े मसाइल इस वक्त इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं। इंडस्ट्री प्रोडक्शन करेगी तो पाकिस्तान की जीडीपी भी ग्रोथ करेगी, पाकिस्तान में रोज़गार भी होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगी। हमारी एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन का शिकार है पिछले काफ़ी अरसे से। फिर ये जो कंटेनर्स वाला मामला है, कंटेनर्स फंसे हुए हैं,
पोर्ट्स पर निकल नहीं रहे हैं, वहाँ पे डैमरेज अलग आपको पे करना पड़ रहा है, पुर्जे आ नहीं रहे पाकिस्तान, सनती खाम माल पाकिस्तान आने पर पाबंदी है, ये तमाम तर चीज़ें गुज़िश्ता रोज़ आपने इस पर बात की थी। मैं चाहूँगा ज़रा डिटेल से इस पर बात कर लें। शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस बर्निंग इश्यूज पे बात करने के लिए। एक्चुअली हमने अपनी इकोनॉमी को मैनेज करने के बजाय मिसमैनेज करने का अनफॉर्चुनेटली तहैया कर लिया है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं नहीं, हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो शॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास इस पूरी सूरत हाल को मैनेज करने का एक बेहतर तरीक़ाकार ये था, कहते हैं ना कि द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी इज स्टॉप लूजिंग इट। तो जो हमारे पास असराफ है और जो ज़िया है उसको रोक लें, जो अननेसेसरी हमारी इंपोर्ट्स हैं, अनप्रोडक्टिव हमारी इंपोर्ट्स हैं, हमारी जो कैप है जिसमें डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उनकी हम जो इंपोर्ट है उसको डेफर कर लें। उसके बजाय हमने नी जर्क एक्शन से जो है और गैर एलानिया तौर के ऊपर इंपोर्ट कंप्रेशन शुरू कर दी है, जिसकी वजह से कभी कोई एक चीज़ इंपोर्ट पे रोक ली जाती है, कभी कोई दूसरी चीज़ रोक ली जाती है। और बात सूरतों में तो अशिया ज़रूरी है, जैसे पिछले दिनों आपने सुना होगा कि सोयाबीन जो कि इनपुट के तौर पे यूज़ होता है खुदनी तेल के लिए और पोल्ट्री के लिए, उसको रोक लिया गया, फिर उसको अलाउ कर दिया गया। फिर कैपिटल गुड्स बीच में रोक लिए गए, उनको अलाउ कर दिया गया। लग्जरी आइटम्स रोकी गई कैबिनेट के डिसीजन से, उनको रोक दिया गया। आजकल इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स जिसमें फार्मास्यूटिकल जैसी अहम चीज़ों के रॉ मटेरियल्स हैं वो रुके हुए हैं। और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि हमारे पास आइंदा आने वाले दिनों में अशियाए ज़रूरत के साथ साथ अद्वियात की भी जो है शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। तो मेरी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इस वक्त चीज़ों की किल्लत है, तो यकीनन हमें जो है वो कंजर्व करना चाहिए और कंजर्वेशन के ऊपर जाना चाहिए, लेकिन नी जर्क रिएक्शन के तौर पे ना जाएं। इन प्लान वे में प्लान कर लें कि हमारी आमदन क्या है, हमारे खराजात क्या हैं और हमें किन चीज़ों को जो है कोटा बंदी करनी है, किन की रैशनिंग करनी है, और फिर उसको अनाउंस करके इम्प्लीमेंट कर दे ताकि पूरी कौम तैयार हो जाए उसके लिए। अच्छा, यानी रियाजुद्दीन साहब, मेरा ये ख्याल है कि आप ये क्लियरली समझते हैं कि जब हम इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगाते हैं तो क्लासिफिकेशन का मसला है, कैटेगराइज करने का मसला है। हमें प्रॉपर कैटेगरी डिफाइन नहीं कर पाते कि किस चीज़ को रोकना है और किस को आने देना है। इसकी वजह से मेरा ख्याल है जो खाम माल है वो भी रुक गया और उससे प्रोडक्शन रुक रही है। ऐसा ही है सर? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर जो है ना क्लासिफिकेशन में तो इन्होंने चैप्टर 84, 85 को आइडेंटिफाई करके अनाउंस्ड किया हुआ है और वो जून से बंद है, जो हमारे साबका वज़ीर ख़ज़ाना पंडित इस्माइल साहब ने उनके ज़माने में। और उन्होंने आके हमसे ये शेयर किया था कि जी हमने ये काम कर दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक भी उनके साथ थे, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी उनके साथ थे, और उन्होंने ये कहा था कि हम बिजनेसमैन की ताउन से और उनकी मदद से और उनके कॉपरेशन से ये तय करेंगे कि किन चीज़ों की इंपोर्ट को हमने प्रोग्रेसिवली अलाउ करना है या कर्टेल करना है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद से बल्कि इन 5-6 महीनों के दौरान जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि गवर्नमेंट ने गैर एलानिया तौर के ऊपर कभी एक प्रोडक्ट को रोका है, कभी दूसरी को रोका है, कभी तीसरी को रोका है, कभी चौथी को रोका है। तो उसके नतीजे में जो है वो किन प्रेडिक्टेबल नहीं रहा, नहीं कर पा रहे। और अब तो आलम ये हो गया है कि कुछ ऐसे इंपोर्ट के बिल्स हैं जो कि 2-2, 3-3, 4-4 महीने के बाद मैच्योर हो रहे हैं पेमेंट के लिए। तो जब कमर्शियल बैंकों में जाते हैं और स्टेट बैंक से रुजू करते हैं तो उस बारे में कोई जवाब नहीं मिलता कि उनकी पेमेंट कब होगी। और उसका नतीजा निकल रहा है कि इंपोर्टर्स और इंडस्ट्रीज़ की हिसाब के ऊपर जिन फॉरेन सप्लायर्स ने कमिटमेंट सिर्फ वर्बल कमिटमेंट है या पर्सनल गारंटी से माल भेज दिया था, क्योंकि इस वक्त एलसीआं तो हम नहीं खोल पा रहे हैं, हमारे पास इतने डॉलर्स नहीं है, आइंदा उन्होंने उसको उन कमिटमेंट्स को भी ऑनर करने से इनकार किया है। ओके, अच्छा, ये इस पे मैं एक दो चीज़ें जो आपसे और एहसन मेहंदी साहब से दोबारा डिस्कस करता हूँ। एहतसामुल हक ने हमें ज्वाइन किया हुआ है जी, चाइना से, बीजिंग से हमारे साथ मौजूद है। एहतसाम, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा, कोविड दुनिया भर में आया, उसके बाद हमने देखा कि एक रिसेशन आया पूरी दुनिया में, लेकिन चाइना की इकॉनमी मुतवातर या मुसलसल कहें बढ़ती जा रही है, दुनिया में दूसरी मजबूत इकॉनमी के तौर पे उभर के सामने आई है। क्या ऐसा किया कि तिजारती खसारा भी नहीं बढ़ा, पाबंदियां भी कोई कारोबार पे उस तरह नहीं लगी? ऐसा क्या किया है चाइना ने कि बेहतरी आ गई है? और हम इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि शायद हम कुछ सीख सकें। बहुत शुक्रिया अरसलान। देखें, सबसे बुनियादी चीज तो ये समझें कि गुज़श्ता 10 सालों में जब से सदर शी जिनपिंग ने इक़्तिदार संभाला था, तो चाइना का जो ग्रोथ रेट है
वो 6 से 10% के दरमियान था और ये अच्छा खासा था। 2019 की जब हम बात कर रहे हैं तो कोविड के आते ही दुनिया की जो मईशतें नीचे की तरफ गिरी, चाइना को उसमें थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन 6 से 10 के बजाय अगर वो उस ग्रोथ रेट को कम भी कर गए तो भी उनकी जीत हो गई, तो इकोनॉमी अपनी जगह खड़ी रही। दूसरी चीज बुनियादी ये कि चाइना की इकोनॉमी में आपको फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही है, और वो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? एक तो ये कि जो चीज डिपेंडेबल है, जिस चीज की पूरी दुनिया, वो चाइना बना रहा है। मसलन क्या कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में चाइना से ज्यादा कहीं और नहीं हो रही। तो जब कोविड स्टार्ट हुआ और दुनिया की मईशतें गिरना शुरू हुई, दुनिया बंद होना शुरू हुई, पाबंदियां लगना शुरू हुई, तो उस वक्त भी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो यूं कारामद थी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की नीड तो सबको थी और उसी का फायदा चीन ने उठाया। इनफैक्ट वो मार्केट्स जो कि चीन के पास नहीं थी कोविड से कबल, वो कोविड के दौरान और आफ्टर कोविड वो भी चीन के पास आ गई। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज चाइना को जिसका फायदा हुआ, एक तो ये कि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि मल्टी डायमेंशनल मईशतें किसी एक चीज पर रिलाय नहीं करती, तो जैसे ही कोविड शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा जो जरूरत पेश आई वो जो आपका मेडिकल रिलेटेड जितना भी सामान था, जिसमें फेस मास्क था, जिसमें वैक्सीन थी और मेडिकल रिलेटेड जितने भी इश्यूज, क्योंकि दुनिया एक सेहत की इमरजेंसी की तरफ चली गई थी, तो चाइना वो मुल्क था जिसके पास ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी तैयार थी और इनके पास इतना बैकअप था कि ये दुनिया को सप्लाई कर सकते थे, और उन्होंने किया। तो वो प्रोडक्ट जो है उसने भी चीन को बहुत ज्यादा संभाला दिया उस कोविड के दौरान। और सबसे फिर इंपॉर्टेंट चीज ये कि वैक्सीन की दुनिया को जरूरत थी। मैं इसलिए बार बार ये बात कहता हूं लोगों से कि सिर्फ इकोनॉमी का उठ जाना ही काफी नहीं है, बल्कि आप अपने अंदर कितनी कैपेसिटी पैदा करते हैं, कितनी सलाहियत पैदा करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया परेशानी का सामना कर रही थी, तो चाइना ने हाथ पांव छोड़े नहीं, बल्कि उन्होंने वैक्सीन की तैयारी पे जल्द से जल्द काम शुरू कर दिया और उसका नतीजा ये निकला कि दुनिया में सबसे पहले अनाउंस करने वाला मुल्क चाइना था कि जी हमने वैक्सीन तैयार कर दी और हमने इसको ट्रायल पर जाना है। और फिर उसके बाद 1 से 2 ट्रायल्स के बाद आलमी इदारे सेहत ने उसको अप्रूव किया और फिर चाइना ने वो वैक्सीन न सिर्फ लोगों को इमदाद के तौर पर दी बल्कि उसको बेचा भी। तो ये जो पूरा पीरियड था 2 से 2.5-3 साल का अगर आप इसे कहें, तो इस दौरान चीन ने अपनी घरेलू प्रोडक्ट्स जो जिसमें वो बहुत आगे था पहले ही, और उसके बाद अपनी मेडिकल से रिलेटेड और फिर वैक्सीन, ये 3 चीजें ऐसी थी जिसने बहुत संभाला दिया और इसी वजह से चीन की इकोनॉमी हमें अपनी जगह मजबूत खड़ी नजर आती। वेल सेड, वेल सेड। ये आपने बहुत सही कहा। अच्छा, एहसन मेहंती साहब से भी और रियाजुद्दीन साहब से इन सारी चीज़ों पर, इसके साथ ज़रा सा जो मसला अब डॉलर का है, डॉलर मुल्क में मौजूद नहीं है, बिजनेसमैन को डॉलर चाहिए हो तो डॉलर अवेलेबल नहीं, इससे क्या नुकसान पहुंच रहा है, कितना प्रेशर आ रहा है बिजनेस पर, और जब बिजनेस नहीं चलेगा तो आवाम यानी वो जिनका रोजगार उससे जुड़ा है उन पर कितना प्रेशर आ रहा है। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। बड़े बड़े मसाइल, तिजारती खसारा, सर्कुलर डेट और हमारे कर्ज़ों का बोझ बढ़ता हुआ, IMF की शराइत, उसके साथ लिवी ड्यूटी, पेट्रोल की कीमत कम हो गई लेकिन लिवी ड्यूटी की वजह से आवाम को उसका मुकम्मल फ़ायदा नहीं पहुंच सका। बहरहाल 10 रुपये 7 रुपये से 10 रुपये कम हुई है, कुछ तो बेहतरी आई है, लेकिन अब देखना ही होगा वही लिवी ड्यूटी जिसको 50 रुपये तक लेके जाना है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और अब ये एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। वज़ीर ख़ारजा ने कह दिया है कि रशिया से कोई पेट्रोल वाला मामला आगे नहीं बढ़ रहा। दूसरी तरफ मुसद्दिक मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया तमाम तर वो चीज़ें जो डॉक्यूमेंटेड हैं वो फराहम कर दी जाएंगी। हो रहा है मामला, यहाँ भी लोग परेशान हैं। बहरहाल हम ज़रा बात करेंगे इस वक्त डॉलर की। डॉलर के रेट को अगर ज़रा देखा जाए तो इंटरबैंक और ओपन मार्केट में जो डॉलर का रेट है उसमें 25 रुपये तक का फ़र्क आ गया है, और दूसरी तरफ डॉलर अब मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है बिजनेसमैन के लिए। मैं ज़रा एहसन मेहंती साहब से भी इस पे बात करूंगा, रियाजुद्दीन साहब से भी करूंगा। एहसन साहब, सर पहले आपसे इस पे बात करूंगा। बहुत बड़ा फ़र्क है सर इंटरबैंक और ओपन मार्केट का, कैसे मैनेज होगी ये चीज़ें, और फिर अवेलेबल भी नहीं है डॉलर मार्केट में। देखें, एक तो हमें ये चीज अप्रिशिएट करनी चाहिए कि ऐसे मामलात के अंदर के जहां पर फॉरेक्स की अवेलेबिलिटी नहीं है वहां पर हम रुपी की स्टेबिलिटी देख रहे हैं। इंटरबैंक मार्केट के अंदर ये रेट मूव नहीं हो रहा अगेंस्ट रुपी। आई थिंक कि जो ग्लोबली देखा जाए जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं यूएस मार्केट्स के अंदर, ये चीज तो काफी डिफिकल्ट है कि इस रेट को हम मेंटेन कर सकें। बट उसके बावजूद जो है वो हम इस वक्त इस इत्मीनान के साथ चल रहे हैं, काफी दिनों से चल रहे हैं, जहां पर इंटरबैंक के अंदर ये रेट फेवरेबल होता है या फिर स्टेबल है।
तो आई थिंक कि इसको हमें अप्रिशिएट करने चाहिए, बशमूल इस बात के कि ये हम देख रहे हैं इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल, और फिर उसके बाद अब कल सिक्योरिटी अनरेस्ट भी हुआ है। तो आई थिंक कि उन सारी चीज़ों के बावजूद जो है वो हम देख रहे हैं। आई थिंक कि फेडरल जो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कैटेगोरिकली बताया गया है यूरिया के अंदर जो है वो हम देख रहे हैं स्मगलिंग, फिर हम देख रहे हैं ये दीगर जो कमोडिटीज हैं हमारी अफगानिस्तान मार्केट के अंदर जो है वहाँ पे स्पेकुलेशन भी है, डॉलर्स हमारे एरिया से बाय होते हैं, वीट स्मगल होती है। आई थिंक कि वहाँ पर हमने सब्सिडीज दी हुई हैं, उसके बावजूद स्मगल होती है। तो आई थिंक कि ये पकड़ दकड़ जो है ये भी एक मेजर रीजन है कि जिसकी वजह से जो है इसका जो रियल बायर है जो एक अफगानी है, आई थिंक कि वो उसको हम जब रोक रहे हैं तो वो किसी भी रेट पर जो है इसकी स्पेकुलेशन ओपन मार्केट में करते हुए जो है इसके फर्क को 32 रुपया लेकर आए, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंटरबैंक के अंदर यही बैंक जब क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए डिफरेंट पेमेंट के लिए यूज करते हैं तो वो इंटरबैंक का, इवन हमारी जो ऑयल परचेज है वो इंटरबैंक के रेट पर हो रही है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस हमने देखा है कि कल फ्लैश हुई हैं। तो आई थिंक अच्छा एहसन साहब एक चीज इसमें ऐड कीजिएगा, अभी आपने खुद भी जिक्र किया इसका, अब जो बॉर्डर सिचुएशन है अफगानिस्तान की तरफ से जिस तरह से दरअंदाजी की जा रही है, गोले बरसाए जा रहे हैं, इसके बाद बॉर्डर्स बंद होंगे, चमन बॉर्डर भी बंद होगा, दीगर बॉर्डर भी बंद होंगे, तो आप समझते हैं कि इससे स्मगलिंग बढ़ने का खदशा है, इसको मैनेज करने की ज़रूरत है कस्टम लेवल पर भी, बॉर्डर मैनेजमेंट लेवल पर भी? देखिए हम क्राइसिस के अंदर तो आ गए थे जब ये गवर्नमेंट नई आई थी, और फिर जाहिर है उस क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आईएमएफ प्रोग्राम को हमें, और फिर आईएमएफ के पैसे भी मिल गए, एक फर्स्ट ट्रांच मिल गई है, उसके बाद 9th रिव्यू है, उसके भी सक्सेसफुली जो है वो पास होने के चांसेस हैं। बट आई थिंक ये जो बॉर्डर का इशू है ये हमारे जो फॉरेक्स का शॉर्टेज है इसका एक मेजर जो है वो रीजन है। वहां पर जहां हम क्लैम्प डाउन करते हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी अनरेस्ट भी है, और आई थिंक कि वो रुक भी नहीं रहा है मोर और लेस। तो आई थिंक कि वी हैव टू लिव विद इट, ये क्राइसिस चलता रहेगा क्योंकि वहां पर एक रिक्वायरमेंट है, यूरिया की रिक्वायरमेंट है, उनकी अपनी कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है, उसको हम स्टॉल कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वहां से हमें रेजिस्टेंस आ रही है। तो आई थिंक कि बड़े एक्टिवली इस क्राइसिस को मैनेज किया जा रहा है। हम इसको नहीं निगलेक्ट कर सकते कि बहुत ज्यादा कोशिशें की जा रही हैं कि सऊदी सपोर्ट भी मिले फाइनेंशियल, जो कि हमें रिक्वायर्ड था, पहले से ही पता था। ये 120-30 बिलियन डॉलर हमने वापस करने हैं अगले 3-4 साल के अंदर। ये कोई लाइफ टाइम लोन्स तो नहीं थे, ये तो फॉरेन जाहिर है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होने थे, किसी ना किसी गवर्नमेंट को इसको जो है रिटर्न बैक करना था। आई थिंक कि बहुत अच्छे तरीके से ये सिचुएशन को मैनेज किया जा रहा है, और आई थिंक कि इसके अंदर अगर हमें किसी भी तरीके से एफडीआई के नंबर्स हमारे इंप्रूव हो जाते हैं तो वहां पर जो हमें इस वक्त इशू आ रहा है यूएस रिसेशन का, हमें एक्सपोर्ट्स पे इशू आ रहा है, रेमिटेंसेस हमारे जो है वो कम हो रहे हैं क्योंकि हायर रेट पे बाजार कर्व का रेट काफी ज्यादा है और वहां से पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस रेट को इंटरबैंक के अंदर 223-224 पे मेंटेन करना किसी मेरेकल से कम नहीं। जबरदस्त, ये आपने ठीक बात कही। रियासुद्दीन साहब अभी आपने सुना दो चीजें, एक आई थिंक वी ऑल हैव गॉट अ गुड पॉइंट कि मल्टी डायमेंशनल इकोनॉमी है चाइना की, किसी एक प्रोडक्ट पे रिलाई नहीं करती। दूसरा ये जो एफडीआई का जिक्र कर रहे हैं एहसन मेहनती साहब, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हम तो बहुत अरसे से देख रहे हैं कि जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी तादाद में या तो चाइना से सीपैक की मद में आई या फिर कुछ थोड़ी बहुत हमें स्टॉक मार्केट में दिखाई दी, और फिर जब यहाँ पर प्रॉपर्टी का बूम आया, रियल एस्टेट का बूम आया तो वहाँ दिखाई दी। क्या हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इंडस्ट्री सतह पर देखते हैं? अगर ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में, कोई ऐसी पॉलिसी आपकी नज़र में? दूसरा, डॉलर्स पाकिस्तान से तकरीबन ऐसा लग रहा है कि मार्केट में नापैद हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत परेशान हैं। देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो अब हमारे लिए एक पाइप ड्रीम बन चुका है, क्योंकि जब लोकल इन्वेस्टर अपनी इकोनॉमी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रखते और इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो ये सोचना तो बिल्कुल एक फूल्स पैराडाइज होगी या तवक्का रखना अब्स होगा कि कोई बाहर से आके यहाँ इन्वेस्ट करेगा। जब मैं अपने घर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रखता और अपने घर के अंदर मैं इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं हूँ, बल्कि पाकिस्तानी जो है आप देख रहे हैं मुस्तकिल आपके पास ये खबरें आ रही है कि छोड़ के मुल्क जा रहे हैं, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो तो हमारी बिल्कुल ड्राई अप हो चुकी है और मेरे ख्याल में कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। डॉलर के ऊपर वापस आते हैं, जब तक कि हम अपनी इकोनॉमी के अंदर खुद अपना कॉन्फिडेंस जो है वो रिस्टोर नहीं कर देते। वापस आता हूँ मैं डॉलर की तरफ। देखिए हमारी मार्केट के अंदर जो है ना एक बड़ी एनामली है हमारी फॉरेक्स मार्केट में। दुनिया में दो पैरेलल मार्केट्स नहीं होती, दुनिया में एक सिंगल मार्केट होती है किसी भी डेवलप्ड कंट्री में, माँ सिवाय
अफ्रीका जैसे ममालिक में या अफगानिस्तान जैसे ममालिक में, कि जहाँ पर के पैरेलल इकोनॉमीज चल रही होती हैं, गोया हमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारी आधी या जो भी परसेंटेज लगा दें, इकोनॉमी ऑफिशियल है और बाकी अनऑफिशियल है। एक रेट होना चाहिए और वो रेट होता है इंटर बैंक का रेट। यानी इसका मतलब ये है कि आपकी तमाम जो ट्रांजैक्शंस हैं आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत सेंट्रल बैंक से ही राउट होके आती हैं। इस पर अमलन सूरत हाल ये है कि पैरेलल मार्केट हमने इंटर बैंक को चोक कर दिया है, या हमारे पास इंटर बैंक में जो है वो डॉलर्स अवेलेबल नहीं है, और हमने इनडायरेक्टली रास्ता दिखा दिया है कि लोग अपने जो फॉरेन अर्निंग्स हैं या फॉरेन फ्लोज हैं, जिसमें कि हमारी होम रेमिटेंसेस खास तौर के ऊपर हैं, वो हम वहाँ से फंड करें। अब जब आप ऑफिशियली डॉलर नहीं दे रहे तो फिर इंडस्ट्री हो या ट्रेड हो या कॉमर्स हो, उनका रुझान तो ये है कि हमें बुनियादी ज़रूरत की अशिया इंपोर्ट करनी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स है ना वो मेरी नज़र में बिल्कुल इनइलास्टिक हैं। इसलिए कि फ्यूल ऑयल से लेकर एडिबल ऑयल से लेकर जो तमाम ज़रूरी अशिया हैं जिसमें हमारी लेंटल्स हैं, दालें हैं, मसाले हैं, चाय, ये सब चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। अब इनकी इंपोर्ट का दुकान नहीं लगा सकते, तो इनको इंपोर्ट तो होना है। जब हुकूमत ने ऑफिशियली इनके डॉलर्स देने से इनकार कर दिया तो लोग ओपन मार्केट की तरफ रुजू कर रहे हैं। उसका नतीजा ये निकल रहा है जो हमारी होम रेमिटेंसेस जायज़ फॉरेन बाहर से आनी थी या आ रही थी, वो भी अब जो है लीगल चैनल की तरफ कन्वर्ट हो गई और वो फिर ओपन तभी चैनल से जो अच्छा एक छोटा सा ब्रेक लूंगा मैं रियाजुद्दीन साहब, बड़ा अच्छा पॉइंट है। तभी इसी वजह से हमारे जो रेमिटेंसेज हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 14% से ज़ायद गिरावट का शिकार है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो 2.3 और 2.6% से ज़ायद गिरावट का शिकार है। वापस आते हैं ब्रेक से, ज़रा इस पर भी बात करेंगे, यही सारे मसाइल और फिर पोस्ट कोविड सिनेरियो में चाइना ने किस तरह से अपने आप को संभाला दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का गैप कैसे संभाला, इस पर भी बात करते हैं। एहसामुल हक से भी, रियाजुद्दीन साहब भी हमारे साथ हैं और एहसन मेहनती भी। वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक जी। अच्छा एहतसाम, ये बताइएगा पोस्ट कोविड दुनिया भर में बड़ी बड़ी मईशतें डगमगा गई, चाइना ने इस चैलेंज को कैसे लिया कि मुल्क की मईशत पर भी दबाव नहीं आया, एक्सपोर्ट्स पर भी नहीं आया, इस गैप को कैसे मैनेज किया, लोकल ट्रेड को कैसे मैनेज किया? अरसलान देखिए, अभी हम पिछले अगर 10 महीनों की बात कर लें तो चाइना का जो इंपोर्ट है वो $2.26 ट्रिलियन और इंपोर्ट जो है वो $2.92 ट्रिलियन, तो ये कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है और यही कामयाबी है चीन की कि उनका जो ये जो दरमियान का डेफिसिट है ये कोई बहुत ज्यादा हमेशा से नहीं रहा, इसीलिए उनकी तरक्की हमें देखने में नजर आती है। अगर आप इसका कंपैरिजन पाकिस्तान से करें तो वो हम सब जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी इंपोर्ट्स का क्या हाल है और हमारी एक्सपोर्ट्स का क्या हाल है। जो आप बार बार हम ये बात कर रहे हैं और इसीलिए कर रहे हैं कि हमें सीखने की क्या जरूरत है, वो ये कि अभी एहसन साहब भी बात कर रहे थे और रियाज साहब भी बात कर रहे थे, तो एक चीज जिसकी हमें लैकिंग नजर आती है, सियासी इस्तेहकाम हमें नजर नहीं आ रहा है। और सियासी इस्तेहकाम की जब मैं बात कर रहा हूं तो पिछले 4.25 सालों में आपने 2 प्राइम मिनिस्टर देख लिए हैं, 3 आपने वजीर खजाना देख लिए हैं और एक ही सेटअप में 2 वजीर खजाना एक दूसरे की पॉलिसी से डिफर कर रहे हैं। तो हुकूमतें किस तरीके से पॉलिसी, चाइना की जो सबसे बुनियादी मैं समझता हूँ कामयाबी है वो ये कि जो पॉलिसीज बन जाती हैं, एक तो वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं और दूसरा ये कि उन पर फिर स्टिक किया जाता है, उन पर कायम रहा जाता है। ये नहीं होता कि किसी हुकूमत के आने से या इवन मिनिस्टर्स के आने से भी पॉलिसीज चेंज हो जाए, तो ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पर ये चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर किसी के पास जब हम कुछ नहीं बचता तो हम कहते हैं चाइना ने इतनी पाबंदियां, आज तक कोविड पे पाबंदियां हैं और सारी चीजें की इकोनॉमी के अलावा जो आवाम की सेहत के फैक्टर्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। हर साल चाइना के की जो औसत उम्र है वो बढ़ रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, उसकी फाइनेंशियल हालत जो है वो बेहतर हो रही है। तो बुनियादी तौर पर अगर आप समझते हैं कि क्या चीजें चाहिए, आपको अपनी इकोनॉमी में लचक चाहिए, आपको अपनी इकोनॉमी में पॉलिसीज चाहिए, आपको अपनी इकोनॉमी के साथ जो आप रास्ता तयन कर लेते हैं जिस चीज का, उस पर कायम रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसके अलावा आपके पास विल ये होनी चाहिए कि आपने अपने आप को कैसे करना है। ऐसे तो आप बात कर रहे थे कि अभी IMF की किस्त आ जाएगी और उसके बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी, और वो ये कह रहे थे कि हमने ये पैसा तो वापस देना ही था। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने वापस देना था, लेकिन उससे कबल हमने अपने आप को स्ट्रेंथन भी करना था। क्या हमने वो किया? हमने वो नहीं किया और यही हमने नहीं किया। हम अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए, आपकी बात सही है। अच्छा रियाज साहब, एक छोटा सा जरा जल्दी से इस पे चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हम बना ही नहीं पा रहे क्योंकि गैस नहीं है, बिजली महंगी है, क्या करेंगे सर? इंटरनेशनली कंपटीशन में कैसे जाएंगे अगर कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं होगी?
देखिए, वो हम पहली बात ये, अब तो प्रोडक्ट बना ही नहीं पा रहे कराची में। तो ये सूरत है कि गैस की अदम दस्तियाबी की वजह से निस फैक्ट्रियाँ क्लोज हो चुकी हैं और बाकी जो है मजीद कर्टेल होने की वजह से बंद हो जाएंगी। तो पहले तो आप ये सवाल कीजिए कि हम कुछ बना भी सकेंगे या नहीं बना सकेंगे। तो जवाब हो गया कि हम बना ही नहीं सकेंगे। ये तो बात का सवाल है कि हमारी जो इस वक्त इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, ख़ासतौर पे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, उसके अंदर हम इम्पोर्टिंग डेस्टिनेशन बने ही इसी वजह से हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारी जो लागत पैदावार है प्रोडक्शन की, वो अनफॉर्चुनेटली एशिया में हाईएस्ट हो गई है। और उसकी वजह ये है कि जो प्रोडक्शन की इनपुट्स हैं जिसमें कि एनर्जी है, वो हमारी रीजन में बल्कि एशिया में हाईएस्ट है हमारे सारे नेबर्स के दरमियान एनर्जी की इनपुट्स। इसी तरह से हमारा इंटरेस्ट रेट, जो आपको मालूम है ऑलरेडी, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का जो मॉनेटरी पॉलिसी का एक बुनियादी अंसर है, वो 16% जा चुका है। और बदकिस्मती से सुन रहे हैं कि शायद इसमें कोई 2-3 बेसिस पॉइंट्स का और इजाफा करना चाह रहा है सेंट्रल बैंक। देखिए क्या होता है। तो 18% के ऊपर बोरो करने के बाद और दुनिया की महंगी तरीन बिजली और गैस को अपनी अच्छा सर, इंपोर्ट में डालने के 18% तो वो है ना जो गवर्नमेंट दे रही है, कैबोर और कैबोर प्लस वाला मामला अलग होगा। जो हम कंपेटिटिव हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं मुमकिन है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन साहब, सदर साइड एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री कराची हमारे साथ मौजूद थे। डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप जनाब एहसन मेहंदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतसामुल हक ने बीजिंग चाइना से हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।